देखिए, यूनिट थर्ड की बात करते हैं हम कंटेम्प्रेरी इंडिया में। उसमें जो पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन है वो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की है, यानी जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया था उसके बाद की ये सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क है। ठीक है, 1947 से लेकर आपके 2020 तक की पॉलिसी फ्रेमवर्क मैंने डाली हुई है, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जिसे राधाकृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है, 1948 में। ठीक है, इन्होंने क्या सुझाव दिए? इन्होंने, देखिए, विश्वविद्यालय से ही पता चल रहा है कि विश्वविद्यालय के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में बताया। इन्होंने कहा उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि व्यवसाय कर सके बच्चे पढ़ने के बाद। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला, अच्छा। अभियांत्रिकी या तकनीकी आनी चाहिए इसमें नई नई, और पदोन्नति होनी चाहिए टीचर्स की। परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? इवोल्यूशन भी तो बच्चों का होना चाहिए पढ़ाई के बाद में, कि कैसा परिणाम रहेगा उनका, उसके अकॉर्डिंग ही हम अब उसके टीचर का भी पता लगाते हैं कि उसका टीचर कैसा है। फिर चिकित्सा शिक्षा भी दी जाए। तो ये सब उनके सुझाव थे। आप भी एक दो इसमें ऐड कर सकते हो अपने पास से, और इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आया माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। हर बार पूछा जाता है। देखिए, इन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में से दो भी पूछे जा सकते हैं, एक तो पक्का पूछा जाएगा। इसमें मुदालियर जी ने त्रिभाषा सूत्र दिया था। तो त्रिभाषा सूत्र में इन्होंने बताया था कि 3 भाषाएं होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ठीक है, तो इनके उद्देश्य थे माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य पुनर्गठन। उसके बाद भाषाओं का अध्ययन सूत्र जो बताया मैंने। उसके बाद पाठ्यक्रम से संदर्भित कि पाठ्यक्रम कैसा, लचीला होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए, और बच्चों का मार्गदर्शन होना चाहिए अध्यापक और परिवार के सदस्यों द्वारा। तो ये मुदालियर जी ने अपना 1952 से 1953 में दिया था अपना प्रतिवेदन। उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग आया था, जिसका दूसरा नाम कोठारी आयोग है। ये दोनों नाम से पूछ लिया जाता है। कोठारी आयोग का प्रतिपादन किसने किया था? डीएस कोठारी ने, दौलत सिंह कोठारी। डीएस का मतलब पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र भी दिया था, जिसमें हिंदी इंग्लिश और अदर जो 22 लैंग्वेज है उनमें से कोई भी लैंग्वेज तीसरी होनी चाहिए, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज हो वो भी चल सकती है, जो हिंदी इंग्लिश को छोड़कर 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा। तो 3 भाषाएं हिंदी का माध्यम हो, सॉरी, आपके इसका पाठ्यक्रम का माध्यम हो। ओके, और इसके सुझाव क्या क्या थे? शिक्षा की राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होने चाहिए, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए, अध्यापक शिक्षा होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, विद्यालय पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात। तो देखिए, सब में घूम फिर के यही सुझाव आते हैं, सब बार बार यही सुझाव देते हैं। तो आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी थी? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब तक यही शिक्षा नीति चली। देखिए, सबसे पहले जो शिक्षा नीति थी 1968 में, 1968 में किसने दी थी? ये इंदिरा गांधी जी ने दी थी। उसके बाद सेकंड शिक्षा नीति आई, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो सेकंड वाली आई आपकी, किसने दी? वो राजीव गांधी ने, 1986। देखिए, 68 से 86 कैसे बना कि 8 को पहले ले आओ, 6 को बाद में। 1986 में दूसरी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अब तीसरी शिक्षा नीति आई, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखिए, इसे भी एनईपी बोलते हैं, एनईपी, और इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी। तो ये 2020 में आई एनईपी। तो इसका क्या डिफरेंस? देखिए, इसमें तो एनईपी का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन जो 2020 में आई वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नई शिक्षा नीति। तो ये बेसिक डिफरेंट है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में था क्या? देखिए, 1986 में आए, लेकिन इसका जो रिव्यू हुआ 1992 में, शिक्षा बिना बोझ के। तो इसका रिव्यू भी आया, इसमें जो कमियां थी उसको सुधारा गया 1992 में। तो इसमें 12 खंड बताए गए थे। 12 खंड में पहला शिक्षा का सबसे पहले प्रस्तावना, इसमें 10+2+3 का प्रस्तावना थी कि 10 तक एजुकेशन प्राप्त करेगा बच्चा, फिर 2 साल की इंटर, 11th 12th, उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन, जो अब तक चली आ रही थी और काफ़ी अच्छी भी थी, और जो अब है वो भी ठीक है। उसके बाद शिक्षा का सार कैसा होना चाहिए, उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली कैसी होनी चाहिए, समानता के लिए शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा के विभिन्न स्तर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, तकनीकी का प्रबंधन होना चाहिए शिक्षा में, शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन यानी चलती रहनी चाहिए, बदलाव होते रहे, अभिनवीकरण होते रहे, बदलाव होते रहे शिक्षा में, पाठ्यक्रम में, और अध्यापक
उसके बाद 10th पे आए शिक्षा प्रबंधन कैसी हो, समीक्षा हो उसकी बार बार की पॉजिटिव है नेगेटिव है और भावी स्वरूप कैसा बने। तो ये 12 पॉइंट है एजुकेशन के, कि कैसे 12 खंड है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। ठीक है, तो ये भी बता दिए मैंने आपको। तो थर्ड यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और बता दूं कि इसके बाद कौन कौन सी नीतियाँ आई। इसके बाद 2005 में NCF आया, जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप बोलते हैं। ये क्या था, 1 to 12 तक की क्लास का पाठ्यक्रम था। जो आपका सिलेबस होता है ना, पाठ्यक्रम, वही था ये। वो सिलेबस डिज़ाइन किया गया था। वो कैसे 1st to 5th क्लास के बच्चों के लिए हिंदी EVS कला ये इम्पोर्टेंट है, होनी चाहिए। और 5th to 8th क्लास के हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान, 9th to 10th क्लास के लिए हिंदी अंग्रेजी गणित संस्कृत कला, और 11th to 12th क्लास हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर, आर्ट स्ट्रीम के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, और साइंस स्ट्रीम के लिए PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अकाउंटेंसी वगैरह, ये बताए गए थे इसमें। फिर उसके बाद आया आपका 5 गाइडेंस फॉर NCF।